नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कौन से तरीके से सास ने अपनी सारी गहनों का तीनों बहुओं में किया बंटवारा कि सभी देखते रह गए। सीमा जी आज बड़े असमंजस में थी। शाम को फिर उनकी बेटी मीरा का फोन आया। कह रही थी, माँ तुम अपने जेवर तीनों भाभीयों में क्यों नहीं बांटकर फुर्सत पाती? जब देखो तब तीनों में इस बात को लेकर खींचातानी होती रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। सच कहती है मीरा। सीमा जी भी अक्सर बहुओं की बातें सुनती रहती थी। अभी कल ही मजली बहू दीपा किसी से फोन पर बातें कर रही थी कि माता जी ने बड़ी भाभी को अपने जड़ाऊ कंगन फट से निकाल कर दे दिए। मैं तो इतनी बार मायके गई, मुझे तो कभी ना दिए। और भी बताने क्या क्या। सीमा जी सोचती रहेगी, मैं उसे क्यों बताऊं कि मैंने बड़ी बहू रीना को कंगन क्यों दिए, मैं सफाई क्यों दूं। सीमा जी ने सिर झटका और सोने की कोशिश करने लगी। सीमा जी को आज नींद नहीं आ रही थी। जेवरों को सबको देना सिरदर्द बन गया था। यही सब सोचते सोचते सीमा जी पुरानी यादों में खो गई। जब वो शादी होकर इस घर भी आई थी तब 16 साल की थी। इकलौती बहू होने के कारण उनका खूब लाड प्यार होता रहा था। वह सारे दिन गहनों से लदी हुई सारे घर में घूमती रहती थी। उन्हें अपनी सास के जड़ाऊ कंगन बहुत अच्छे लगते थे जो वह अपने हाथों में पहने रहती थी। एक दिन सीमा जी ने अपनी सास से कहा, माता जी आपके कंगन बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो तपाक से हंसकर बोली, यदि बहू तूने पोता जना तो ये मेरी सास की जड़ाऊ कंगन तेरे और मैं शर्मा के भाग गई। 2 साल बाद मीरा पैदा हुई। सीमा जी की सास ने अस्पताल में ही अपने हाथ से कंगन निकालकर सीमा जी को पहना दी और कहा, अरे बहू तुम तो हमारे घर लक्ष्मी लेकर के आई हो, इतना तो तुम्हारा हक बनता है। उसके बाद सुमित, मोहित और रोहित आए। हर बार सासू माँ ने बहू को कोई ना कोई गहना दिया। चारों बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। मीरा की बहुत बड़े खानदान में शादी हुई। दामाद भी बहुत सुलझा हुआ मिला। मीरा सब तरह से खुश थी। अपने घर में तीनों बेटे भी अच्छी नौकरी पर लग गए। समय से तीनों बेटों का विवाह हो गया। तीनों बहुएं सुंदर और सर्वगुण संपन्न आई। घर में सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। जब सुमित और रीना के बेटा हुआ और मेरी सासू माँ को स्वर्ग की सीटी पर चढ़ाया गया तो मारे खुशी के उन्होंने अपनी मटर माला उतारकर बच्चे के गले में डाल दी। उसके बाद घर नाती पोतों से भर गया। इसी बीच सासू माँ भी धीरे से भगवान के पास पहुंच गई। घर में एक रसोई में ही खाना खाया जाता था। बच्चों में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। एक रात मीरा के पिताजी सीमा जी से बोले, अब हम दोनों का कोई भरोसा नहीं है, क्यों ना घर का बंटवारा कर दे। कल को ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद इन भाई बहनों में घर को लेकर खींचातानी हो। मैं बोली, क्या बात करती हो जी, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। कुछ भी हो, मैंने बंटवारे करने का फैसला कर लिया है। समय का कोई भरोसा नहीं है। मैं मानता हूँ हमारे बेटे बहुएं बहुत समझदार हैं, लेकिन समाज में जो अपना न्यारा घर बसाने की बीमारी चल रही है, हो सकता है वो बीमारी अपने घर में भी आ जाए। इसलिए यदि कभी ऐसी नौबत आए तो बिना किसी झगड़े के अपने अपने तरीके से आराम से रह सके। मीरा के पिताजी धीर गंभीर आवाज में बोली। सीमा जी उनकी बातें सुन चुप लगा गई। कुछ ही दिनों में उनके पति ने मकान का बंटवारा कर दिया। उसमें साफ साफ लिखवाया, मेरा ये घर जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा रहेगा। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी सीमा जी इसकी मालकिन होगी, लेकिन उनके मरने के बाद यह मकान मेरे तीनों बेटों सुमित, मोहित और रोहित के नाम हो जाएगा। ये तीनों इस घर के मालिक होंगे।
इस घर पर तीनों का बराबर अधिकार होगा। तीनों आपसी सहमति से जो उचित समझ के कर सकते हैं। उसी रात तीनों बेटे और बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। वसीयत की फोटोकॉपी जो बनवाई थी वो तीनों को दे दी और कहा, ये मेरी वसीयत है, इसकी एक एक फोटोकॉपी तुम तीनों अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों में इस घर को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो। तुम लोग अपनी माँ पर किसी तरह का दबाव बनाओ। सभी एक साथ बोले, इसकी क्या जरूरत है पिताजी? तो वो बोले कि जरूरत है बेटा, तुम सब देख ही रहे हो समाज में क्या हो रहा है। जरा जरा सी बात पर एक दूसरे भाई का दुश्मन हो रहा है। तुम सब इस कॉपी को देख लो, कोई कमी या शिकायत हो तो अभी बता दो। सबने अपनी अपनी प्रति पढ़ी। शिकायत का कोई प्रश्न नहीं था, सभी संतुष्ट थे। असल प्रति इन्होंने अपने पास रखी। जिंदगी आराम से चल रही थी कि अचानक मीरा के पिताजी एक दिन मुझे मझधार में छोड़कर चल दिए। खैर, उनके जाने से सभी दुखी थे, पर क्या कर सकती थी। धीरे धीरे सब पहले की तरह चलने लगा था। लेकिन मीरा के पिताजी के जाने के बाद मेरे जीवन में एक खालीपन आ गया था, जो बच्चों के प्यार और शोर शराबे से भी नहीं भर पा रहा था। पता नहीं कैसे सीमा जी ने अपने आप को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया था। कमरे से बहुत कम बाहर निकलती थी। किसी बात से जैसे कोई मतलब ही नहीं है। वो जो मिल गया वो खा लिया और फिर अपने कमरे में चली जाती। बेटे बहुए आगे पीछे घूमते रहते। उनका मन बहलाने की बहुत कोशिश करते, पर सब बेकार होता। धीरे धीरे सबने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। मीरा भी अक्सर आती, पर वो उससे भी ज़्यादा बात नहीं करती। फिर धीरे धीरे मुझे खुद ही महसूस हुआ कि अभी तो मुझे पता नहीं कितना जीवन जी रहा है। ऐसे बेकार बैठने से तो जीवन पार नहीं होगा। फिर जैसे नदी में डूबता व्यक्ति पानी में से अचानक बाहर आ जाता है, वैसे मेरे मन को किसी ने बाहर खींचा और मैं कमरे से ही क्या अपने आप से भी बाहर निकल आई। बाहर आते ही सबसे पहले उन्होंने तुलसी जी की तरफ देखा। अरे, ये तो मुरझा रही है। फिर एक नज़र पूरी बगिया की तरफ देखा तो लगभग सभी पौधे मुरझा रहे थे। अलबत्ता आम के पेड़ पर बोर आई हुई थी। उन्होंने एक राहत की सांस ली। सोचा, मैंने जागने में देर कर दी, पर अभी बहुत देर नहीं हुई है। और उन्होंने सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ाया। बच्चों को बुलाकर बगिया को सुधारने में जुट गई। बच्चे भी दादी के साथ खुश होकर काम करने लगे। घर का वातावरण बहुत बदला बदला सा लगा। शिवाजी को महसूस हुआ कि सभी एक होकर के भी एक नहीं है। ये तो शायद सभी घरों की कहानी है। अब सीमा जी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उन्हें इस तरह से खुश देखकर सब खुश थे। भले ही रसोई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पर खाना सब एक साथ मिलकर ही खाते थे। शिवाजी ने सबसे पहले रसोई की व्यवस्था ठीक करी। उन्हें इस तरह से काम करता देख तीनों बहुएं भी उनके साथ काम करने लगी। धीरे धीरे सब पहले जैसा होने लगा। शिवाजी देख रही थी कि सब ठीक होने पर भी पहले जैसा नहीं है। तीनों बहुएं भी आपस में कुछ खिंची खिंची सी रहती हैं। पहले होता था कि जब रिया ऑफिस से घर आती तो दीपा, यह बड़ी बहू, उसे हंसकर चाय पिलाती थी। फिर आपस में गप्पेबाजी करती थी। उन्होंने देखा कल जब रिया घर आई तो दीपा की बेटी गुड़िया चाय लेकर आई और बोली, चाची चाय टेबल पर रखी है, पी लेना। और वो रखकर चल दी। आज रिया आई तो फिर वही हुआ। सीमा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो खुद उठकर आई और रिया से हंसकर कहा, रिया आज का दिन ऑफिस में कैसा रहा? रिया ने उन्हें देखते ही खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया। आपने दिन भर क्या किया? खाना खाया या नहीं? और ये कुछ कहने से पहले ही दीपा बोली, हाँ
कभी हमने खाना दिया हो या ना दिया हो। रिया धीरे से बोली, भाभी आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने बस माता जी से ऐसे ही पूछ लिया था। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। इधर सीमा जी कई दिनों से देख रही थी कि छोटी छोटी बातों भी तीनों बहुएं आपस में बहस करने लगती हैं। कभी दाल कौन सी बनेगी या सब्जी कौन सी बनेगी, सभी अपनी पसंद की बनाना चाहती हैं। उनमें से दीपा हमेशा अपनी चलाना चाहती है। अब पता नहीं कैसे सबके मन में जेवरों को लेकर के बातें होने लगी। मीरा भी उन्हें शामिल हो जाती। मुझे भी लगता है कि सबको जेवर देकर गंगा नहा लूं। ऐसा ना हो जेवरों को लेकर तीनों बहुएं आपस में ही ना लड़ने लगी। हमारे खानदानी जेवर हैं, उनकी कीमत आज के समय से 20 लाख रुपए तो होगी ही। जेवरों की बात सबके दिमाग में तब अभी जब पिछले महीने हीरा को अपनी सासू माँ ने जड़ाऊ कंगन पहनने के लिए दिए। रीना अपने मायके अपने भतीजे की शादी में जा रही थी। हीरा जाने से पहले सीमा जी को बताने लगी वह क्या ले जा रही है, तो उनके मुंह से अचानक निकल गया, रीना शादी में पहनने के लिए मेरे जड़ाऊ कंगन ले जाओ, शादी से लौटकर वापस कर देना। रीना ने तुरंत मना कर दिया, नहीं माता जी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सीमा जी ने उसे आग्रह करते हुए पहना दी। रीना उनको पहने पहने ही कमरे से बाहर आ गई। कंगन पहने हुए उसे सबने देख लिया। गुड़िया एकदम से बोल पड़ी, अरे बात आई, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपके हैं क्या या दादी के हैं? रीना हंसकर बोली, नहीं लाडो बड़ी दादी के हैं, मुझे बस पहनने के लिए मिले हैं। तभी दीपा कुछ मुंह बनाकर बोली, आपको तो पहनने के लिए मिल गए, हमने देखी तक नहीं है। साफ लग रहा है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि माता जी ने रीना को जड़ाऊ कंगन दे दिए हैं। खैर यानी शादी से लौटकर ही वो कंगन मुझे वापस कर दिए। लेकिन कुछ दिन के बाद से बाकियों के दिमाग में जेवर का कीड़ा कुल बुलाने लगा था। अक्सर बहुओं को देखा कि वो जेवरों की आपस में चर्चा करती रहती हैं। रिया कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं माता जी के पास कितने गहने हैं। दीपा तपाक से बोली, भाभी जी को जरूर पता होगा पर बताएंगी नहीं। कुछ इसी तरह के अंदाज में बातें होती रहती थी। कभी कभी मीरा भी शामिल हो जाती थी। सीमा जी को महसूस होने लगा कि अब समय से गहनों का बंटवारा होना चाहिए, नहीं तो ये सब आपस में ही लड़कर मरेंगी। समस्या ये थी कि गहने बहुत सुंदर और खानदानी थे, तो सीमा सोच रही थी कि जेवरों को बेचना भी ना पड़े और सबको बराबर मात्रा में भी मिल जाए। समस्या बहुत बड़ी थी कि जेवरों का बंटवारा कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी बहन से पूछा तो बोली, क्या दीदी ये कोई बात हुई, आपके गहने हैं, आपका जो मन करे वो करो, जो ज़्यादा सेवा करे उसे ज़्यादा दे देना। उसका ये सुझाव मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुझे पसंद नहीं कि कल कोई गहनों की लालच में मेरी सेवा करे। फिर मैंने मेरी जो खास परिचित और सहेलियां थी उन्हें सलाह मांगी। ज़्यादातर का कहना था कि थोड़ा सबसे पूछकर आपस में गहने बांट दीजिए या फिर सबको गहनों को बेचकर जो रुपए आए उनको बांट दीजिए। किसी का कोई भी सुझाव मुझे जम नहीं रहा था। सीमा जी सोच रही थी कि बेचने से तो खानदानी जेवर ही खत्म हो जाएंगे, फिर तो बस रुपए ही हो जाएंगे। गहने ऐसे हैं कि उसमें आपस में कोई समझौता नहीं करना चाहिए, पर बंटवारा कैसे करूं? ये सब सोचते सोचते उनको नींद आ गई। शिवाजी की नींद सुबह जब जय उनका पोता जगाने आया तब खुली। वह जल्दी से उठकर स्नान करने चली गई। नहाते समय भी उनके दिमाग में जेवर का बंटवारा कैसे करूं यही चल रहा था। जब वह पूजा करने बैठी तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ठाकुर जी मेरी मदद करो, अब आप ही रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं।
मेरे हाथों किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। थोड़ी देर यूं ही भगवान के सामने बैठी रही, फिर अपने रोज के काम में लग गई। पर उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा, तो जाकर अपने कमरे में लेट गई। इसी उधेड़ बुन में दिन रात गुजरते रहे और कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन रिया अपनी किटी पार्टी से लौटकर सबको हंसकर बात बताने लगी कि आज उनकी पार्टी में बड़ा मजा आया। हुआ यूं कि गेम में 3 सहेलियों का पहला नंबर आया और इनाम एक को मिलना था। कोई भी अपना इनाम छोड़ना नहीं चाहता था। आपस में बांटने में भी सब तैयार नहीं थे, तो पर्ची पर तीनों के नाम लिखकर एक पर्ची उठवा कर उसे ही इनाम मिला। बाकी सबको ये तरीका अच्छा लगा और किसी दूसरे को शिकायत भी नहीं हुई। अच्छा, ठीक ही तो किया, दीपा ने कहा। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ ठीक तो है, जिसके पास जाना था चला गया। बस वहीं बैठे बैठे सीमा जी के मन में एक विचार आ गया और उन्होंने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। बस उसी रात से सीमा जी ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले सारे गहनों को इकट्ठा किया, फिर उनकी 4 डेरी बनाई। सासू माँ के जो 2 जोड़ी जड़ाऊ कंगन थे, हर डेरी में एक एक रखा। बाजूबंद और हाथ पोल एक जोड़ी थी, उन्हें एक एक सब में रखा। उन्होंने सोचा भले ही एक एक सबको मिलेगा, पर इस तरह से ये कम से कम टूटेगा नहीं। इसी तरह उन्होंने अपने और सासू माँ के जेवरों को अपने हिसाब से बराबर बराबर में डेरी पर रख दिया। दूसरे दिन उन्होंने साटन की 4 थैलियाँ सिल करके तैयार की। एक हिस्से के गहनों को इकट्ठा कर एक थैली में रखा और उसका मुंह बंद कर दिया। इसी तरह बाकी की 3 थैलियों में जेवरों को रख करके थैलियों का मुंह बंद कर दिया। अब उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी मटर माला किस थैली में है या सासू माँ की झुमकी किस थैली में है। दूसरे दिन सुबह उन्होंने मीरा, रीना और मीना एवं रिया के नाम की चिट्ठी बनाई। मोहित से कहा, मीरा और दामाद जी को रात के खाने पर बुला लो। शाम को पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। सब आपस में एक दूसरे से पूछते रहे थे कि क्या बात है, माताजी ने सबको क्यों इकट्ठा किया है। पर इस बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था, तो आपस में कयासी लगाते हुए हॉल में आ गए। जब सब आ गए तब उन्होंने बताया कि गहनों के बंटवारे के लिए सबको बुलाया गया है। मीरा ने तुरंत मना करते हुए कहा, माँ मुझे क्यों बुलाया है? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे आपकी जेवरों में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इसमें शामिल मत करो। सीमा जी के कहने के पहले ही सब एक साथ बोले, नहीं मियाँ दीदी, जब हम सबको कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों मना कर रही हो? मीरा भावुक होते हुए बोली, नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कि थोड़े से गहनों के कारण ये सब मुझे गलत समझे। बस मुझे आदर मिले, यही चाहती हूँ। सीमा जी बोली, बेटा मेरे गहनों पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। अब तो सरकार भी कह रही है कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटी का बराबर का अधिकार है। और फिर घर तो पहले ही तुम्हारे भाइयों को दे दिया है। ये जेवर मेरे हैं, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो तुम्हें लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबके मन में उत्सुकता थी कि देखे माताजी किसको क्या देती हैं। सीमा जी ने कहा, तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे पर विश्वास करना। मैंने सारे जेवर की 4 थैलियाँ बनाई हैं और उन्होंने गहनों की 4 थैलियाँ वही सेंटर टेबल पर रख दी। तुम सबको एक थैली उठानी है। दिशा खुश होते हुए बोली, दादी सबसे पहले कौन उठाएगा? रिया ने कहा, दीदी आप सबसे पहले उठाओ। दीपा बोली, रिया तुम सबसे छोटी हो, तुम उठाओ। शिवाजी जोर से बोली, रुको तुम सब, बहस मत करो, कौन पहले लेगा ये मैं तय करूंगी। सभी एक दूसरे को देखने लगे। माताजी किसका नाम लेंगी? शायद बड़ी भाभी या मीरा दीदी। सीमा जी ने कहा, डरो नहीं,
मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। यह बात तुम सबके विश्वास की है। हो सकता है कि कभी तुम सबके मन में आता हो कि मैं दूसरे को ज़्यादा महत्व देती हूँ या मीरा को ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इस बात के ठाकुर जी साक्षी हैं कि मैंने इन चारों थैलियों में जेवरों को अपने हिसाब से बराबर बराबर रखा है। मुझे खुद ही पता नहीं बता कि मेरे गले का हार किस थैली में है। सीमा जी बोली, जय तो मेरे कमरे में ठाकुर जी के सामने चांदी वाली प्लेट में से एक पर्ची लेकर आओ। उसमें जिसका नाम होगा वही पहली थैली उठाएगा। सीमा जी की बात सुन करके दामाद जी बोल उठे, वाह माता जी, इंटरेस्टिंग। आपने तो इस जटिल मुद्दे को एक गेम में बदल दिया है। जब उनका छोटा सा पोता दौड़ कर गया और एक पर्ची उठा लाया। दामाद जी ने पर्ची खोलकर नाम देखा, उस पर दीपा लिखा था। सबने खुश होकर ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया और दीपा ने अक्कड़ बक्कड़ करते हुए एक थैली उठा ली। दूसरी पर्ची में मीरा का नाम लिखा था, उसने भी एक थैली उठा ली। रीना ने बड़प्पन के साथ रिया से कहा, रिया पर्ची की जरूरत नहीं है, अब तुम ले लो। रिया ने उठा ली। आखिरी वाली रिया ने दे दी। चारों के मन में पता नहीं क्या आया, थैलियां ले करके अपने कमरे में चली गई। उनके इस तरह से जाने पर सीमा जी सोच में पड़ गई कि पता नहीं मेरे इस बंटवारे से ये लोग खुश भी है या नहीं। ये शांति कहीं तूफान से पहले की तो नहीं है। थोड़ी देर में रिया कमरे से बाहर निकल कर आई। उसके बाद हाथ में जड़ाऊ कंगन दमक रहा था। मीरा कंगन के साथ में दोनों जड़ाऊ अंगूठियां भी पहने हुई थी। रीना और दीपा मेन वाली चूड़ी पहने हुई थी। सब खुश नजर आ रही थी। सबको खुश देखकर सीमा जी ने एक तसल्ली की सांस ली। खुश हो सब, खाना बनाने में लग गई। खाना खाकर 10 बजे तक मीरा दामाद जी के साथ अपने घर वापस चली गई। खाने की मेज पर सब आराम से खाना खा रहे थे। हंसी मजाक भी हो रहा था। बाद में रीना सीमा जी के कमरे में आ गई और बोली, माता जी मैं आपके इस बंटवारे से बहुत खुश हूँ। वो बोली, नहीं बहू, बंटवारा ठाकुर जी ने कराया है। मुझे खुशी है कि तुम सबको कोई शिकायत नहीं है। बहुत दिनों बाद उस्ताद सीमा जी को सुकून की नींद आई। उन्होंने ठाकुर जी का धन्यवाद दिया। आपके कारण ही आज हम सब मेरे से खुश हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।